ठीक है, सेशन स्टार्ट करें आज का। हाँ सर, स्टार्ट करिए प्लीज। ठीक है, तो आज का सेशन जैसे कि आपको पता है 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने जा रहा है। ठीक है, संडे आई थिंक 27 अक्टूबर ही है। तो अ, अभी जो टाइम बचा है, मतलब लगभग 40 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका प्रिपरेशन मतलब अलग अलग फेज में होंगे ना। कुछ लोग का प्रिपरेशन हो गया होगा, मतलब रिवीजन बाकी होगा। कुछ लोग का होगा कि प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा, एक बार ही नहीं कवर किए होंगे। और कुछ लोग काफी मतलब पीछे चल रहे होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको कवर करूं, और एक कम्प्रिहेंसिव सेशन होगा ये, जिसमें मैं पेपर अटेम्प्ट करने को भी देखूंगा, और कैसे आप लॉजिकल गेसिंग वगैरह, एलिमिनेशन मेथड वगैरह, कॉमन सेंस यूज करके आप मतलब मैक्सिमम स्कोर कर सको। क्योंकि फैक्चुअल पेपर रहता है, आपको बताइए, मोस्टली फैक्चुअल रहता है। लेकिन इसमें भी किया जा सकता है, लॉजिकल गेसिंग और एलिमिनेशन मेथड्स को यूज किया जा सकता है। जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को, मैं चाहूंगा कि आप लोग को मैं इस मतलब एक बार में इसको मैं बताऊं, ताकि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, तो 40 दिन बचा है इसको। देखो, मैं अभी ये लेके चल रहा हूँ कि आपकी मोर और लेस प्रिपरेशन इन द सेंस कि एक बार कंप्लीट कर लिया आपने, पढ़ लिया है जो भी आपको घटना चक्र, पूर्वालोकन था, बेसिक बुक था, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, चाहे एनसीईआरटी है, या आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हो वो एक बार आपने कंप्लीट कर लिया होगा, या रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। तो देखो, 40 दिन एटलीस्ट तो चाहिए ना रिवीजन के लिए। अगर आपको यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्रैक करना है तो रिवीजन के लिए 40 दिन आप कम से कम दो। मेरा भी एक्चुअली, मैं भी आपको बता दूं, मेरे प्रिपरेशन में भी 40 दिन मुझे, 30 से 40 दिन मैं देता ही था, मतलब रिवीजन के लिए। तो 40 दिन को डिवाइड करते हैं पहले। मैं दो रिवीजन चाहूंगा कि आप 40 दिन में दो बार रिवाइज करो। ठीक है, दो बार ढंग से रिवाइज करो जो भी आप सोर्सेस पढ़े हो, इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स। तो पहले मतलब आप 22 दिन लो। ठीक है, 22 दिन को डिवाइड करो। हिस्ट्री के लिए आप पहले तो 6 दिन। ठीक है, तो एक्चुअली मैं चाहूंगा हिस्ट्री को आप मतलब बाद में रखो, क्योंकि हिस्ट्री भूलता है बहुत जल्दी, है ना। तो हिस्ट्री को बाद में रखो, या पहले भी रख सकते हो, आपको जिसमें कंफर्टेबल, जो सब्जेक्ट कंफर्टेबल आपको, या जैसे आप प्लान करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन मैं टाइम मतलब बताना चाहूंगा कितना दिन आपको देना चाहिए। तो हिस्ट्री में 6 दिन दो, जिसमें आपका ये कोशिश करो कि जो भी आप सोर्सेस पढ़े हो, एनसीईआरटी हो, पूर्वालोकन हो, तो पूर्वालोकन अगर आप किए हो तो उसको 3 दिन 4 दिन, 3 से 4 दिन में पूर्वालोकन को आपको रिवाइज करना है। आपको इस तरह से रिवीजन होना चाहिए कि 3 से 4 दिन में पूरा पूर्वालोकन एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी 2 दिन जो हो, इसमें टोटल 6 दिन का है हिस्ट्री का टाइम। इसमें 2 दिन में देखो आप अदर सोर्सेज किए होंगे, एनसीईआरटी किए होंगे, या कोई नोट्स किए होंगे, तो उसको आप कर लो। ठीक है, और ये जैसे आप डिवाइड ऐसे करना है, देखो 50% टाइम आपको मॉडर्न इंडिया के लिए देना है, 25% टाइम आप एंशिएंट के लिए दो, 25% टाइम आप मिडिवल के लिए दो। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के लिए आपको 4 दिन देना चाहिए। 2 दिन में आप पूर्वालोकन करो। 2 दिन में आप अगर परीक्षा वाणी, एनसीईआरटी या अदर नोट्स की हो तो उसको करो। ठीक है, 2 दिन में आपका पूर्वालोकन रिवीजन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आप पॉलिटी 3 दिन दो। इसमें आप 2 दिन लक्ष्मीकांत के लिए लगाओ। ठीक है, लक्ष्मीकांत 2 दिन में मतलब रिवीजन हो जाएगा, मतलब बल्कि बुक है, बट अगर आप ढंग से पढ़े हो तो 2 दिन में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर एक दिन आप रखो, जैसे पूर्वालोकन है या अदर सोर्सेस कुछ आप लुसेंट किए हो तो उसको कर लो। इकोनॉमिक्स के लिए आप 2 दिन रखो। 2 दिन में मतलब एक दिन पूर्वालोकन बहुत है, एक दिन पूर्वालोकन हो जाए, एक दिन में आप नोट्स वोट्स किए हो कुछ। ठीक है, कुछ नोट्स बनाए होगे, जैसे शंकर आईएएस हो गया, या किसी और कोचिंग का दृष्टि का हो गया, दृष्टि की बुक है, तो उसको आप एक दिन रिवाइज करो। ऐसे ही इन्वायरमेंट को भी आप 3 दिन दो। इन्वायरमेंट में एक दिन आप क्या कहते हैं उसको करो। सॉरी, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा गलत बोल दिया। शंकर आईएएस जनरली लोग इन्वायरमेंट के लिए करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में दृष्टि क्विक बुक हो गया। अगर आप इंग्लिश मीडियम में किए हो तो हो सकता है आप मुन्नल सर के नोट्स किए हो, या बाजीराम के नोट्स किए हो, जो भी किए हो उसको, उसके लिए आप एक दिन दो, एक दिन आप अपना पूर्वावलोकन कर लो। दूसरा फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी ज्यादा है और वेटेज भी ज्यादा रहता है स्टैटिक पार्ट में। तो 3 दिन दो इन्वायरमेंट के लिए, एक दिन आप पूर्वावलोकन करो। 2 दिन में आप अदर सोर्सेज जो भी आप इन्वायरमेंट के लिए किए हो, जैसे दृष्टि हो गया, या क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस हो गया, या जो भी हो आप किए हो, 2 दिन दो। और एक दिन में पूर्वावलोकन कर लो, हो जाएगा एक दिन में पूर्वावलोकन अगर आपने ढंग से किया है तो। साइंस के लिए आप 2 दिन दो, एक दिन में लुसेंट करो और एक दिन में आप पूर्वावलोकन करो। इतना सफिशियंट है साइंस के लिए। इससे बाहर जो क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन आएगा भी, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट कुछ चीजें होंगी, जैसे आर्थिकी हो गया आपका, मैप वगैरह हो गया, या आप सेंसस वगैरह की होगे, यूपी स्पेशल की होगे। इसके लिए आप 2 दिन लगाओ, बहुत है। ये चीजें 2 दिन में आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा मैं, जैसे क्या होता है ना, दृष्टि के घटना चक्र का जो होता है कि हर बार जब करंट अफेयर्स आता है ना, उसके साथ पतली सी एक कुछ बुक देते हैं वो, जिसमें कुछ समरी टाइप का रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। वो कई बार ये घटना चक्र वालों ने निकाला है आई दृष्टि के साथ। तो आप जब कोचिंग में जाओगे, आप पहले अटेम्प्ट दिए होगे, तो आपके पास वो होंगे, तो उसको आप जरूर करके जाना। उसमें से ना डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन फंसते हैं, और अगर नहीं किए होते तो वो फंस मतलब हम हमारा 2-3 क्वेश्चन ऐसा रह जाता है, तो उसको आप जरूर करके जाना। सेंसस में देखो, आप यूपी में सेंसस कर लेना, जैसे डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग, उसमें आप बॉटम वाला जो होगा या टॉप वाला होगा वो कर लेना है। ये जरूर करना, बॉटम और टॉप वाला। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे लिटरेसी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट का एरिया हो गया, इसमें आप टॉप 3 करना। ठीक है। उसके बाद ओवरऑल यूपी का जो सेंसस वो करना, इंडिया का सेंसस करना। ये आपको आर्थिकी वाली बुक में मिल जाएगा, या यूपी वाली जो है, यूपी स्पेशल वाली घटना चक्र वाली बुक में मिल जाएगी। आर्थिकी वाली बुक इंपॉर्टेंट है, उसमें उसी से आप जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, फिर जो डेटा है बहुत सारे, जैसे आपके एग्रीकल्चर सेंसस का हो गया, कृषि वाला, फॉरेस्ट का हो गया, फिर उसके बाद मिनरल्स का हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हो गया, ये सारे डेटा है ना, इंपॉर्टेंट है। इसको आप आर्थिक कर लेना, बहुत है। ठीक है, ये 22 डेज में आपका फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना आप, आपका वो तब तक हो जाएगा, ये आ जाएगी आपकी आय दृष्टि वाली आ जाएगी बुक, करंट अफेयर्स की, घटना चक्र की। तो इसको आप क्या करना, इसको 4 से 5 दिन देना है मैक्सिमम, ये 4 से 5 दिन हो जाती है। मुझे याद है मैंने जो पहला अटेम्प्ट भी दिया था, तो 4 दिन से 5 दिन में ये हो गई थी बुक, और मैंने इतना ही किया था। तो ये 4 से 5 दिन बुक हो जाती है। इसमें आप, मैं बता रहा हूँ कैसे इसको करना। जो स्टार्टिंग का आपका जो पोर्शन रहता है, जो थोड़ा डिटेल में रहता है ना, जहाँ पे डिवीजन वाइज रहता है कि आर्थिकी वाला है, इंटरनेशनल वाला है, फिर पॉलिटी वाला है, ऐसे करके डिवाइड रहता है, साइंस वाला, ये वाला जो पोर्शन है, आप इसको कोशिश करना 1 से 1.5 दिन में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन जल्दी होता है। उसके बाद जो बाद में जो आता है, चर्चित हस्ती या ऐसे करके आती है, या इंपॉर्टेंट प्लेसेस आते हैं, या बुक्स आते हैं स्पोर्ट्स वाले, ये जो लास्ट का जो होता है ना, जो 50% है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है आपको, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल होता है, इसमें आपको भूलता बहुत है। इसको अच्छे से टाइम देना, इसको 2.5 से 3 दिन में करना। ठीक है, तो इस तरह से 4 दिन में ये चीजें हो जाएंगी। जब आप पहला वाला पोर्शन करोगे ना, तो उसको पढ़ने के बाद रिवीजन एक बार कर लेना। ऐसे जो सेकंड हाफ वाला पोर्शन है, इसको एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन कर लेना। तो ये 4 दिन में करना ये चीजें, फिर उसके बाद एक दिन और लगाना, इसमें पूरा बुक रिवाइज कर लेना 5वें दिन। ठीक है, तो ये एक बार आपको हो जाएगा। तो आप 22, 5, 27 दिन में आपका लगभग पूरा हो जाएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्टिल आपके पास 13 दिन बचेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना, आप नेक्स्ट 10 डेज जो होगा, 13 दिन में जो 10 डेज होगा, 10 दिन होगा, उसको मैं बता रहा हूँ सारे। देखो क्या होता है कि हम पढ़ के जाते हैं, रिवाइज करके जाते हैं, लेकिन भूल जाता है। तो ये 10 दिन बड़ा क्रूशियल है। इसमें आपको पूरा फोकस होके, पूरा का पूरा आपको जो 27 दिन में रिवाइज किया है, उसको 10 दिन में रिवाइज करना है। ठीक है, इसमें आप ऐसे करना, 2 दिन में हिस्ट्री करना, 2 दिन में ज्योग्राफी करना, 2 दिन में पॉलिटी करना, एक दिन में इकोनॉमिक्स करना, एक दिन में इन्वायरमेंट करना, एक दिन में साइंस करना, एक दिन में पूरी करंट वाली बुक रिवाइज करना, जो आई दृष्टि है, जो भी आप पढ़े हो। ठीक है, ये हो जाता है। ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, एकदम जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और इसी ये जो निकालते हैं, यही फॉलो करते हैं मोस्टली। जैसा मैंने बाकी टॉपर से भी बात किया, तो उनका भी यही अप्रोच रहा है मोस्टली। तो 2 दिन जैसे मैं हिस्ट्री बोल रहा हूँ, तो इसमें आप फोकस ट्राई करना कि इससे पूर्वालोकन आप रिवीजन करो। एक दिन में आप मॉडर्न करना, एक दिन में आप मिडिवल और एंशियंट करना, एक एक बार रिवीजन कर लेना। अब इस रिवीजन में क्या करना, जो आपके जैसे बहुत ही सिंपल फैक्ट है, जो आपको याद ही है, जैसे हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, अब उसको स्किप करते जाओ, उसको नहीं टाइम दो। ठीक है, ऐसे सेकंड सेकंड बचाओगे, आपको तो बहुत टाइम बच जाएगा। उस पर ज्यादा टाइम तो जो आपको भूलता है, बहुत ही जैसे बहुत ही जो डिफिकल्ट फैक्ट होते हैं वो भूल जाते हैं। तो या बहुत ही कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हो जो आप मतलब नाम कठिन हो, कुछ ऐसा नाम है जो कठिन है, तो उसको फोकस करना आप। ठीक है, 2 दिन में ऐसी ज्योग्राफी, आप एक दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री करना पूर्वालोकन, और एक दिन में इंडियन हिस्ट्री करना। पॉलिटी में 2 दिन बोल रहा हूँ, एक दिन में लक्ष्मीकांत रिवीजन हो जाता है, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, एक दिन हो जाता है। तो आप 2 दिन मैं कह रहा हूँ, 2 दिन में हो जाएगा। इकोनॉमिक्स एक दिन हो जाता है। इन्वायरमेंट एक दिन में हो जाएगा, आपका पूर्वालोकन भी हो जाएगा, और जो आप नोट्स वगैरह बनाए होगे, अदर सोर्स होगा, वो भी हो जाएगा।
साइंस एक दिन में आपका लुसेंट और पूर्वालोकन रिवाइज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। करंट एक दिन में हो जाएगा, फाइनल रिवीजन अब जब करोगे एक दिन में आपका ये जो आई दृष्टि वाली बुक है पूरी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 10 दिन हो गया आपका, 27 10 10 37। ठीक है, 27 और 10 मिला के 37 दिन का आपका पूरा रिवीजन हो गया। आखिरी के दिन आप 3 दिन आपके पास बचेंगे। अब मैं बताऊं इसमें क्या करना है आपको। जो आपके 3 दिन बचेंगे ना, ये देखो क्या होता है ना, आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको क्या होता है, बहुत सारे मतलब मुझे लगता है 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आता होता है फिर भी भूल जाते हो या गलत कर जाते हो या स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो। तो ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप ये रिवीजन करते हो, जो पहला वाला रिवीजन करते हो, ठीक है, जो मैंने आपको 22 दिन का 22 प्लस 5 27 दिन का रिवीजन बताया है। 22 दिन स्टैटिक और 5 दिन करंट वाला। ठीक है, ये जब आप रिवीजन करोगे ना, आपको पता चलेगा ये फैक्ट भूल रहा है, ये डेटा मुझे भूल रहा है। आप अपने पास एक कॉपी रखना, पेपर रखना, सब्जेक्ट वाइज नोट कर लेना। ठीक है, जो एकदम भूलते हो, जो आपको लगता है कि आखिरी दिन एग्जाम के टाइम मुझे भूल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो एक्सपीरियंस से, उसको आप उसमें नोट करते जाना। तो ये जो आखिरी के 3 दिन है ना, इसमें वही आप पढ़ना। ठीक है, इन 3 दिनों में आपको वही करना है, ऐसी चीजें ही आपको पढ़नी है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका सी सेट अच्छे से तैयार है। लेकिन अगर नहीं सी सेट तैयार है तो ये जो 3 दिन है, इसमें आप एक दिन पूरा सी सेट पे लगाओ। ठीक है, अब सी सेट के लिए क्या क्या फोकस करना है, देखो टाइम कम है तो इसमें बहुत ही कोशिश करो सब कुछ कवर हो और जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, सी सेट में आप देखो हिंदी वाला टॉपिक ना, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने किया होगा। ठीक है, लेकिन एक फाइनल एक दिन आप रखना है इस 3 दिन में, जिसमें आप सीसेट में हिंदी वाले क्वेश्चन जो विलोम शब्द है, जो भी चीजें आती है ना, उसको आप पीवाईक्यू कर लो या जो भी कर लो, जो सोर्सेज की आप उसको फटाफट रिवाइज करो। जो मैथ में वो काम करना और रीजनिंग में वो चीजें करना जो आपके हर साल आते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया, घड़ी क्लॉक वाला क्वेश्चन हो गया, कैलेंडर वाला क्वेश्चन हो गया, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन आता है वो। ठीक है, ऐसी रीजनिंग में आपको वो जो क्यूब वाला क्वेश्चन हो गया और नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपकी प्रैक्टिस कर लो। आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपके हाथ चले होंगे ना, तो एग्जाम में वैसे ही आपका हाथ चलेगा। ठीक है, इंग्लिश में एक कंप्रीहेंशन कर लेना, हिंदी में कंप्रीहेंशन कर लेना। ये कंप्रीहेंशन वाला जो क्वेश्चन है, जो आपके पास क्वेश्चन रहते हैं वो पैराग्राफ से पढ़ के देने होते हैं, ये एक एक क्वेश्चन कर लेना आप। तो ऐसे होगा, अब प्रैक्टिस हो जाएगा तो अब एग्जाम में ना जो चीजें आप जल्दी किए होते हो ना, बहुत जल्दी एग्जाम में वो दिमाग काम करता है और वो चीजें हो जाती हैं। तो ये चीज आप करना। ठीक है, तो ये आखिर के 3 दिन में वो जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आप रिविजन में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। सेम करंट वाले में भी यही करना, जब आप करंट पढ़ोगे तो वो चीजें नोट कर लेना। क्या नोट करोगे, नोबेल प्राइज भूल जाता है, जनरली भूल जाता है। ठीक है, और जैसे ये ग्रेमी वगैरह अवार्ड हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे अवार्ड होते हैं जो हमें भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है, किसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है, नीति आयोग में यूपी की रैंकिंग कितनी रही है, ये डेटा भूल जाते हैं। इसको एक लिस्टिंग कर लेना, वो आखिरी 3 दिन में रिवाइज कर लेना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है वो उनको मालूम है। पहले आप एग्जाम दे के आते हो, फिर घर आते हो, पता चलता है यार ये आता वो गलत हो गया, मुझे भूल गया था, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम चीजें भूल जाते हैं। तो लास्ट मोमेंट में ये 10 दिन का और ये 3 दिन का ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो मतलब आपके लिए बहुत वर्क करेगा। अब इसमें देखो कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। आपको 12 घंटे की स्टडी करनी है, बहुत जरूरी है, ये टाइम क्रूसियल है। ठीक है, 12 घंटे स्टडी करो, 6 घंटे रात में सो। ठीक है, कोशिश करो यार थोड़ा जल्दी सोने की, 12 1 2 जो भी है, मतलब कोशिश करो जल्दी सोने की। ठीक है, और सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की, तो वो सुबह पढ़ा वाला बड़ा काम आता है। खैर वो मैं नहीं कर पाया हूँ, मैं रात में ही पढ़ता हूँ, लेकिन आप रात में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काम करता है। ठीक है, 12 घंटे स्टडी होगी, 6 घंटे आप रात में सो। सुबह दोपहर में जो एक आधे घंटे से 40 45 मिनट या 1 घंटा, जैसा आपको मतलब ठीक लगे, एक पावर नैप ले कह लो या एक कह लो एक ब्रेक, एक सो आप जरूर। ठीक है, वो आपको क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते आप एकदम परेशान से हो जाते हो, तो वो आपको री एनर्जाइज करता है। वो आधे 1 घंटे की जो मतलब आप सोते हो तो री एनर्जाइज करता है। ठीक है, आप किसी टाइम ना शाम को या दिन में 15 मिनट का मेडिटेशन करो। जनरली मतलब शाम को क्या होता है कि आप जब बहुत ज्यादा पढ़ के आपका मन वो हो जाता है ना, 15 मिनट का मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आप वापस से कंसंट्रेट कर पाते हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, आप कोशिश करो, हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें करो। एक चीज मैं बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूँ, एक आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज इन से एक एक्सपेरिमेंट में बताओ, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बताया था सबको।
तो कई लोगों ने ये किया और उसको बेनिफिट मिला, और लोगों ने मतलब होता क्या है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद हम जब देखते हैं फिर भी पता चलता है कि हम सब कुछ पढ़ लिए, सब कुछ रिवाइज कर लिए, फिर भी हमारा मार्क्स मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहा है। हम मार्क्स इतना नहीं आ रहा है कि हम कह सके कि हम कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन आप क्या सच में जो पढ़े हो, सच में आपको क्या मतलब आप माइंड में है, सच में आप ढंग से रिवीजन कर पाए हो, ये आपको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। आप जिस सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस है, पूर्वालोकन आपको लगता है, हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया कॉन्फिडेंस है, आप किसी को दे दो, वो बुक दे दो, अपने घर में बोल दो या किसी फोन करके बोल दो या किसी को दे दो, उसको बोलो कि 20 क्वेश्चन मेरे से ऐसे पूछो जो अच्छे लेवल क्वेश्चन हो। ठीक है, कोई तो होगा यार आपके साथ का प्रिपरेशन वाला जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो वो 20 क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चन लेवल का पूछेगा। आप देखो कितना सही जवाब दे पा रहे हो। आपकी वो पढ़ी हुई बुक जो आप बार बार रिवाइज की हो, जो अच्छे से जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, देखो कितना आप उसमें बता पा रहे हो। अगर आप 20 में से 17-18 बता ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उससे कम बता रहे हो तो बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आप 20 में से 20 बता दे रहे हो, 19 बता दे रहे हो, तो बहुत मतलब बहुत अच्छा आपका मतलब पकड़ है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपको लगता है नहीं बता पा रहे हो, इसमें आप मतलब सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कहाँ वर्क करने की जरूरत है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के मुझे डेटा भूल रहे हैं, इस तरह के फैक्ट भूल रहे हैं। आप सिर्फ उसी को नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो, वो ऑलरेडी आपके अंडरलाइन होंगे या आपने उसको बॉक्स में बना रखा होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना। उसके अलावा मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 40 दिन में मैं कहूंगा कम से कम 2-3 मॉक दे के जरूर जाना, उसको एनालाइज करके जाना। और मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कहाँ आप कमी है, उसको आप फिर से बुक उठाओ, उसको सही करो। मॉक टेस्ट से आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको बबल फील करो, मॉक टेस्ट देने में बबल फील करो। एग्जाम में गलती होती है, पूरा चौपट हो जाता है फिर। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आप बबल नहीं फील कर रहे हो और मॉक टेस्ट दे दिए, एनालाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, करो, एक सीरियसली करो यार, मतलब बहुत काम, मतलब ये बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है ये। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने और सारे एग्जाम दिए हुए हैं, तो जैसा आप मॉक में परफॉर्म करोगे, ठीक है, मॉक रिलेवेंट होना चाहिए, लेकिन ये है मॉक में जैसा आपका परफॉर्म करोगे ना, एग्जाम में यार मोर और लेस वही परफॉर्मेंस रहता है, एक्सेप्शंस को छोड़ के। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट आपका रिलेवेंट है तो। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दिए रहोगे तो आपको अंदाजा नहीं रहेगा, आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, पेपर सबका अपना अपना तरीका होगा पेपर अटेम्प्ट करना, जो अच्छा कर रहे होंगे करते रहो। लेकिन मैंने और लोगों से बात किया है, टॉपर से, और मेरा अपना जो तरीका रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन है, पेपर आएगा आपके पास। ठीक है, तो उसमें आप पहला रीडिंग जो है, 1 घंटे में पूरे 150 क्वेश्चन आप पहली रीडिंग वो करो जो जिसपे आप कॉन्फिडेंट हो, या आपको मतलब लगता है कि हाँ ये सही होगा। ठीक है, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कि 100% आप सही जानते हो तभी करो, लेकिन पहले रीडिंग में आप वो क्वेश्चन कर लो जिसपे आप बढ़िया से कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मेरा मानना है कि 90 से 100 होने ही चाहिए, मेरा जो मानना है। बाकी सबका अपना अपना हो सकता है, तो मैं ऐसे जनरली करता था, पहली रीडिंग में मैं 90 से 100 क्वेश्चन कर ही लेता था। उसके बाद आप सेकेंड रीडिंग करो। हाँ, पहली रीडिंग करने के बाद जब 90-100 क्वेश्चन जो भी कर लियो आप, उसको 15 मिनट में बबल्स फिल कर लो। ठीक है, तो आप थोड़े ना फ्री माइंड हो जाओगे, आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा। जब आपके पास प्रेशर नहीं है, आपका दिमाग और अच्छा काम करेगा। तो ये आप ये सोचोगे लास्ट में भरोगे बबल तो आपके पास प्रेशर होगा, आपकी आती हुई चीजें गलत होंगी। ये बात आप जरूर याद रखना। ठीक, 1 घंटा 15 मिनट हो गया आपका। नेक्स्ट आधा घंटा आप सेकेंड सेकेंड वाला अटेम्प्ट करो। जब पहले वाला अटेम्प्ट करते हो ना, उसको सर्कल कर लो वो क्वेश्चन जिसमें आप कंफ्यूज हो। ठीक है, उस अब जो सेकेंड रीडिंग है उसमें आप कोशिश करो कि 20-25 क्वेश्चन कर लो। और ऐसे क्वेश्चन करो जिसमें आपको लगता है कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, या है ना कि आपको लगता है कंफ्यूजन है, डाउट्स है, या हो सकता है नहीं हो सकता है, या रिस्क ले सकते हो, तो लो आप। ठीक है, तो अब ये 30 मिनट में जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना उसके साथ ही साथ साथ बबल फिल करते जाना। एक क्वेश्चन किया, एक तो उस क्वेश्चन का बबल फिल कर लिया, तो आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा। तो ठीक है, ये हो गया। देखो ये चीज मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूँ, कि पहला जब आप करोगे ना तो आप फ्लो बना रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन करो बबल फिल कर रहे हो तो फ्लो टूट गया। तो अगर आप 1 घंटा पूरा क्वेश्चन कर लिया और फिर बबल फिल कर रहे हो तो 1 घंटे का वो फ्लो रहता है, तो आप अच्छा करते हो। ठीक है, आपका 1 घंटे 45 मिनट हो गया। जो आपके लगभग 10 मिनट लास्ट में बचेंगे, क्योंकि 5 मिनट में आपको अटेंडेंस सीट वगैरह नहीं होती है, तो 10 मिनट जो आपके बचे है ना, उसमें आप वो क्वेश्चन करो जिसमें आपको रिस्क लेना है, एकदम रिस्क लेना है, मतलब
शायद वो ब्लाइंड रिस्क हो या लॉजिकल गेसिंग हो या कुछ भी हो, तो वो आप 10 मिनट करो, या कुछ ऐसी चीज होती है जो आपको लास्ट में याद आ जाती है, वो माइंड में क्लिक कर जाता है, तो वो लास्ट को 10 मिनट रखो अपने पास। और ये जनरली होता है, सबके साथ होता है, वो 3-4 क्वेश्चन उसमें सही भी हो जाते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन जनरली कई बार आपको प्लस में ही आपको मिलता है। ठीक है, ये आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए। बबल फिल करो तो आप एक एक क्वेश्चन का बबल फिल करो, ये नहीं कि दो दो क्वेश्चन लेके आया या चार चार क्वेश्चन लेके करो। जैसे आप 23 का ए देख लिया, 24 का बी देख लिया, ए और बी भर दिया, ऐसे नहीं, आप एक एक करके करो, वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर बीच में गलत हो गया तो पूरा गया। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो वर्किंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये भी चीज, जो वर्किंग है या हाउस वाइफ है, क्योंकि ऐसे लोगों का कंसर्न मुझे, मेरे लिए एटलीस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके लिए देखो, मैं आप क्या करो, 8 घंटे की स्टडी करो। आप कोई, मतलब आप ये सोचो कि मैं कहाँ पे बिजी हूँ कहाँ नहीं हूँ, आप घंटे निकालो ही निकालो। आप, आपको नींद कम करनी पड़ेगा, 40 दिन आप कम सोओगे, 4 घंटे सोओगे, 5 घंटे सोओगे, पॉसिबल, आपके लिए बोल रहा हूँ, पॉसिबल है, आप कर सकते हो। जो भी करना है, जो भी लगाना है लगा लो आप। आपको करना ही करना है, 40 दिन, 30 दिन आप कैसे करके 8 घंटे निकालो। 8 घंटे मीन्स नेक्स्ट 20 डेज बोल रहा हूँ। आखिरी के दिन तो आप तो छुट्टी ले लो, 15 दिन। मतलब मैं तो यही कहूंगा, कोशिश करो छुट्टी मिल जाए तो ले लो आप। ठीक है, आप और स्टडी करो, आपको और ज्यादा एफिशिएंट होना है। ठीक है, आपको, जैसे जो हाउस वाइफ है, आप काम करते हो, काम करते करते आप स्टडी करो। आप जो नोट्स है आप पास में रखो, मिलता है यार, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग निकाल लोगे टाइम। आप वो लोग हो ना, आप खुद ही यार, मतलब वर्किंग वूमेन, मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग अगर अपने स्किल को यूज करोगे ना, तो आप बहुत ज्यादा स्किलफुल हो। आप, मतलब इतनी चीजें देखते हो घर में, तो आप निकाल लोगे टाइम, आप मैनेज कर लोगे और कर ले जाओगे। तो आप जहां से टाइम मिलता है आप टाइम निकालो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो रिवीजन वाला पोर्शन है ना, जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है और ढंग से रिवीजन करना है, वो एकदम फ्री टाइम वाला रखो, या वो दोपहर का रखो, ठीक है, 2-3 घंटा, या रात का रखो, या अर्ली मॉर्निंग रखो। ठीक है, तो वैसे टाइम को रखो जो जिसमें आप सिर्फ फ्री माइंड होकर रिवाइज करो। ठीक है, नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूर्वालोकन को पूरा फॉलो करो, अच्छे से करो, आय दृष्टि करो। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए मैं बस कहूंगा कि पूर्वालोकन के अलावा आप क्या कहते हैं, परीक्षावाणी या दृष्टि क्विक बुक या एनसीईआरटी, कोई भी इस तरह की, या महेश ब्रनवाल, एक जरूर फॉलो करो। मैं आपको लिमिटेड सोर्स के लिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके पास टाइम कम होगा। ठीक है, आपके लिए हिस्ट्री के लिए पूर्वालोकन बहुत है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जरूर करो, पूर्वालोकन आप इवन स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, वर्किंग के लिए बता रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक्स के लिए आप दृष्टि क्विक बुक कर लो। बाकी बजट, इकोनॉमिक सर्वे आप आर्थिकी वाली बुक से कर लेना। साइंस के लिए आप पूर्वालोकन कर लो, और लुसेंट में से बायो वाला कर लो यार, बहुत है इतना। ये वर्किंग के लिए ये सब चीजें। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से पूर्वालोकन कर लो। ठीक है, करेंट आप सिर्फ आय दृष्टि जब आएगी कर लेना। इतनी चीजें आप कर लो, आप बहुत अच्छा कंप्लीट करोगे, बहुत अच्छा करोगे। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी होगी, तब तो कोई मतलब आप और भी ज्यादा अच्छी चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है, ये वर्किंग के लिए हो गया। अब नेक्स्ट चीज मैं एक बता रहा हूँ। ये एक्चुअली यूपीपीसीएस फैक्चुअल है पेपर। ठीक है, तो आप, इसमें क्या होता है कि लॉजिकल गेसिंग, एलिमिनेशन मेथड, कॉमन सेंस या वगैरह वगैरह जो यूपीएससी में बातें चलती हैं, जनरली लोग कहते हैं कि नहीं काम करता है, बट काम करता है। करने वाले करते भी हैं, बट कोई इसकी बात नहीं करता है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है चैनल पे, तो वो आप देख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन मैं जो टाइम मेरे पास है अभी, मैं उसमें कोशिश करूंगा आपको कुछ चीजें मैं बता पाऊँ। 2023 का मैंने यूपीपीसीएस का जीएस 1 का पेपर, जीएस 1 जो आपका पेपर है उसको आप खोल लो। ठीक है, सेट डी खोल लो, मेरे पास वही है। मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज, देखो ये पेपर है, इसमें मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। अगर ये चीजें समझ में आए, आपको अच्छा लगे, आप इस पे फॉलो करो। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो मत करना। और डेफिनेटली ये वर्क करता है। शुरू में मैं खुद ये चीजें क्या कहते हैं नहीं सीख पाया था, लेकिन मैंने जैसे जैसे मेरे अटेम्प्ट हुए, मेरी मुझे यही चीजें काम आई है, जो मैं लास्ट के दो अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स इजिली क्लियर कर पाया हूँ, कम प्रिपरेशन में, क्योंकि मैं सर्विस में था तो टाइम कम मिलता था। तो उसमें एक इस चीज का बड़ा मतलब रोल रहा है। ठीक है, एक्चुअली मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, 2-3 चीजों का बड़ा रोल रहा है मेरे सर्विस के साथ, जो वर्किंग है उनके लिए मैं बता दूं।
एक पहला ये चीज कि मैंने नोट्स बनाए थे, जो ऑलरेडी मैं जो पढ़े हुए थे नोट्स बनाए थे। इवन पूर्वालोकन में जो चीज भूल जाती थी मैंने उनको नोट्स बनाया था। मैं आपको बता दूं, मेरे पास साइंस का पूर्वालोकन मेरा खो गया था, मुझे नहीं मिल रहा था। मेरा एक पेज का नोट्स था, मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक पेज का नोट्स था, जो चीज मुझे मिल जाती थी, मतलब दोनों साइड मिला के एक पेज का नोट्स था, मैं वही पढ़ के गया था। ठीक है, तो वो बड़ा काम आता है, और वो मेरा साइंस का हो गया, सब अटेम्प्ट हो गया था, मतलब जितना मैं कर सकता तो कर लिया था। तो वो दो, ये पहला नोट्स मुझे काम आया था, वर्किंग के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज, आपको ये लॉजिकल गेसिंग और जो मॉक है ना, वो चीजें आपको स्किल वो काम आएगा। और तीसरी चीज, रिवीजन ढंग से करना ही पड़ेगा, ये तीन चीजें आपको बहुत काम आएंगी। तो पेपर आप खोल लो, सेट डी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का। तो मैं उसको देखो, इसमें 1 से 50 वाला जो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ चैनल पे। ठीक है, आप उसको यूट्यूब पे जाना, आप देख लेना, तो आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो 1 से 50 मैंने डिस्कस कर लिया है। देखो उसमें मुझे 17 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको बेसिक नॉलेज, ठीक है, बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस फील्ड से मतलब परिचित ही नहीं हो, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और आपको थोड़ा लॉजिकल गेसिंग करनी है, दिमाग को खोल के रखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होगा, जिसके आंसर आपके पेपर में ही रहते हैं। आपको हो सकता है कि आप 64वां क्वेश्चन कर रहे हो, उसका आंसर आपका 31वें क्वेश्चन या 32वें क्वेश्चन में है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी कभी कभी मिल जाते हैं, तो ये आप पेपर जब अटेंड करते हो दिमाग खोल के रखना। ठीक है, अब तो इसमें आपके क्या होंगे, अगर आप, मैंने 50 क्वेश्चन में बोला है कि 17 क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं जो आप लॉजिकल गेसिंग या बेसिक नॉलेज से कर सकते हो। ठीक है, इसमें हो सकते हैं 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो, लेकिन गलत होने के क्वेश्चन बहुत कम होंगे। अगर ब्लाइंडली आप वो टारगेट करोगे तो आपके बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर ये चीजें आप फॉलो करोगे तो गलत होने के क्वेश्चन बहुत ही कम होंगे। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 51 से स्टार्ट करूंगा। मेरे पास एक्चुअली मैंने टैब में इसको किया था, मैं इसको फोन में ले लिया हूँ, तो स्क्रीन शॉट मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, 51 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द present generation in such a way that if there is a minimum degradation of natural resources, then what kind of development would be called? देखो यार, मोस्टली सब लोग कर लोगे, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हो या बहुत कम लोग होंगे जैसे, देखो यार ये क्लियर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसकी हर हमेशा से बात होती है, क्योंकि आपको रिसोर्स इसमें डिप्लीट भी नहीं होने चाहिए, डिग्रेड भी नहीं होने चाहिए, और प्रेजेंट जनरेशन की नीड पूरी भी होनी चाहिए। तो ये हमेशा से बात होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये इजी क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप लॉजिकल गेसिंग से कर लोगे। द रेजिग्नेशन लेटर बाय ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, ठीक है, इसको मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। देखो, त्याग पत्र कोई किसी को, उसी इंसान को देगा जो उससे ऊपर का, क्या कहते हैं कि ऊपर का जो डेजिग्नेशन का होगा, वही उसी को दे सकता है वो त्याग पत्र। बहुत ही क्लियर बात है ये। कोई भी, इससे क्या, ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ हर तरह के पोजीशन पे काम आएगा, चाहे वो जज हो, चाहे वो इवन क्या कहते हैं मिनिस्टर्स के, गवर्नर्स के, या किसी भी सिविल सर्वेंट्स के लिए, सब पे ये काम आएगा। तो इसमें देखो, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा कोई, मतलब इसका उससे कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, अगर वो कोई जज है तो सीनियर मोस्ट, अब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यार इसमें ऑलरेडी एक ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यार वो सीनियर मोस्ट जज को क्यों देगा, क्योंकि आप सीजीआई ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, तो या सीजीआई होगा या प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक, आपको आइडिया है पॉलिटी का, तो आपको ये बताया यार, देखो जो जजेस है ना, इनके मतलब सब चीजें लगभग सेम होती हैं। चाहे वो सीजीआई होंगे तो वो सीजीआई ना, जैसे एलिजिबिलिटी वगैरह सब चीजें सेम ही होती हैं। तो अगर सीजीआई है तो ऐसे ही आप अगर यूपीएससी मेंबर की बात करोगे, या यूपीएससी के जो चेयरमैन है, ठीक है, ये मेंबर हो या चेयरमैन हो, रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को ही देते हैं। ठीक है, तो वैसे जजेस में भी है, ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही देंगे। ठीक है, तो ये सीजीआई को नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि ये, अब मैं मोर और लेस, जैसे क्या होता है मेंबर्स हैं, अब वो किसी एक मेंबर्स को हम हेड बना देते हैं, लेकिन वो मेंबर्स और हेड जो होते हैं वो अल्टीमेटली रेजिग्नेशन क्या देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 54। ये देखो, इसमें भी बड़ा अच्छा है, ये भी क्वेश्चन लॉजिकल गेसिंग से होगा। ये होता है कि डीपीएसपी हम भूल जाते हैं बहुत सारे, या हम फंडामेंटल ड्यूटी भूल जाते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन आता है तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा सही होगा, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। इसमें क्या है कि कौन सा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों है। ठीक है। अब देखो, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है, किसी इंडिविजुअल के लिए होता है, ठीक है, सिटीजन के लिए। और डीपीएसपी क्या है कि एक सरकार पे या शासन पे, गवर्नमेंट पे होता है वो। तो अब ये देखो, ऐसा ऑप्शन वही सही होगा जो दोनों के लिए लागू होगा, मतलब सिटीजन के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं डिसाइड कर सकता है कि हाँ वर्कर्स का इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन होगा या नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। यही हमारे लेजिस्लेचर इस पे लॉ बनाता है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डीपीएसपी हो सकता है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअल से कोई इसका रिलेशन नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये देखो, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो ये डेफिनेटली सही होगा। गार्जियंस ऑफ गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, देखो बच्चों को, ठीक है, इसमें ऑलरेडी लिखा है गार्जियंस, तो इसमें गवर्नमेंट कोई रोल नहीं है, सिटीजन का है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये गवर्नमेंट ही बनाती है इस पे लॉ वगैरह, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी डीपीएसपी में आएगा। ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों कौन सा होगा, सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट होगा। ठीक है। ये तीन क्वेश्चन देखो मैं बता दिए, इतने चार में तीन क्वेश्चन तो मैंने, मतलब आप लॉजिकल गेसिंग लगाकर या कॉमन सेंस लगा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब देखो कुछ किस तरह क्वेश्चन आपको एकदम मतलब ब्लाइंड गेस करना ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन 60 है, अगर आपको ये नहीं आता है, चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस, ठीक है, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है। यार ये अगर आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन को आप मत मतलब अटेम्प्ट करो, मैं ये कहूंगा। अच्छा, एक असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है जिसमें आप फंस जाते हैं। 62 क्वेश्चन है। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। ठीक है। एक नीचे दिए हुए कथन में एक इसमें क्या है, ब्लाइंडली नहीं करना है, इसका एक कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो है, इसमें क्या होता है, पहला स्टेटमेंट एक होता है, दूसरा जो रीजन होता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले का रीजन होगा। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री, ये स्टेटमेंट है, असर्शन है। रीजन क्या है, ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन। ठीक है। देश में पर्यावरण को बनाए रखने, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। देखो क्या है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। क्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी मतलब गंदगी ज्यादा फैलेगी, लोग ज्यादा होंगे तो ज्यादा चीजें यूज करेंगे, तो ज्यादा मतलब वेस्टेज होंगे। ठीक है। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे कोई पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन भी है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। तो यार बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, तो इसमें पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। मुझे नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी मतलब इसका सही हो गया, अगर दूसरा स्टेटमेंट भी सही होता, ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या ये जो कारण लिखा हुआ सच में पहले स्टेटमेंट का कारण है कि नहीं। अगर ये लिखा होता जनसंख्या में वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है, तो यार बहुत ही सिंपल सी बात है, ये ऐसा क्यों होना चाहिए, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक क्यों है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि की वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट ये होता है, तो जो कारण वाला सेकंड आर वाला जो स्टेटमेंट है, कारण है, वो पहले का मतलब एक्सप्लेनेशन होता, वो पहले का रीजन होता, वो कारण होता, तब ये सही हो जाता। फिर क्या हमारा इसमें से ऑप्शन होता, चारों ऑप्शन कौन सा सही होता, ए आर दोनों सकते हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है पहले की व्याख्या करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब जो जनसंख्या में वृद्धि है, ये जो लिखा हुआ कारण सही है, पहले को वो एक्सप्लेन कर रहा है, पहले को ये मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है। असर्शन वाला रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको। ठीक है।
अब नेक्स्ट में एक क्वेश्चन देखो, मैं लॉजिक से बता रहा हूँ, लॉजिकल, इसमें भी बहुत ही लॉजिकल गेस करना है। क्वेश्चन नंबर 68, टू हुम डज द क्रेडिट गोज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन फिलीपींस। ठीक है, ये आपको पता है, मतलब कोकोनट और शुगर केन, मतलब फिलीपींस में जो इंट्रोड्यूस किसने कराया था, मतलब वहां पे इसकी एग्रीकल्चर किस देश ने शुरुआत की थी। तो ये देखो बड़ा सिंपल सा है, इसमें लॉजिक लगाओ आप। कोकोनट शुगर केन ये ऐसा है, ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो ये वही कंट्री, लॉजिक बाय लॉजिक क्या बोलता है, ये वही कंट्री इंट्रोड्यूस की होगी जो कंट्री ट्रॉपिकल रीजन में होगी। ठीक है, इसमें स्पेनिश है, अमेरिकन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अमेरिकन, स्पेशली सेंट्रल अमेरिकन और जो साउथ अमेरिकन, ये ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर या ट्रॉपिकल रीजन में है। ब्रिटिशर्स नहीं है ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, और इनका मतलब क्या कहते हैं, वहां पे इस तरह के क्रॉप होते भी नहीं है, कोकोनट वगैरह कहाँ होते हैं इस तरह। ठीक है, फ्रेंच भी आप देख लो, वही वैसे लोकेशन ट्रॉपिकल नहीं है। इवन फ्रेंच और स्पेनिश, स्पेनिश आप देखोगे नीचे, फ्रेंच ऊपर है। ठीक है, वो ट्रॉपिकल रीजन में इतना नहीं है। ठीक है, स्पेनिश और अमेरिकन ज्यादा इसमें वो लग रहा है, हॉलैंडर्स ये भी नहीं है। तो इसमें मुझे आंसर नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं अगर इसमें गेस करूंगा तो स्पेनिश एंड अमेरिकन सी करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 आ जाओ इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच, ये भी लॉजिक से करो। इसमें देखो, रोटरडैम नीदरलैंड यार, जिन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा उनको पता है ये सही होगा। जाकर्ता इंडोनेशिया पता ही सबको यार सही है। और ए वाला ऑप्शन उरुग्वे वाला मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन इगारता चाइना, देखो यार, मतलब लॉजिक यार, चाइना वाले यार शब्द आपको पता है चीनी शब्द कैसे होते हैं, तो इगारका यार मुझे चीनी शब्द नहीं लग रहा है, तो मैं यही मारूंगा। मुझे नहीं पता इगारका कहाँ का पोर्ट है, बट मैं यही मारूंगा। हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन चांसेस ज्यादा होंगे सही होने के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है आप जो लॉजिकल गेसिंग से कर सकते हो। तो आप एक बार वो वाला वीडियो देखना जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, और भी का क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो यार, बड़ा सिली टाइप का ये मतलब लॉजिक है, बट काम करेगा। ये केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए नोबल गैस। ठीक है, इसमें से कौन से नोबल गैस नहीं है। रेडॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, एक्टिनियम। सब में देखो यार एक तरह से नाम है रेडॉन, ये ग्रुप होता है ना, एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं, तो ये एक ही ग्रुप के लोग हैं, रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, सब में ऑन 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 लगा है। मैं तो करूंगा यार, अगर मुझे करना होगा, ब्लाइंड गेस करना होगा या गेस करना होगा, तो मैं इसमें डी करूंगा। ठीक है, यही हो सकता है जो तीनों से अलग है, तो ये सही भी है वैसे। डी वाला क्वेश्चन नोबल गैस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन या लॉजिकल गेसिंग कर सकते हो। और यही चीजें देखो यार आपको कट ऑफ क्लियर कराती है। यही चीजें कट ऑफ क्लियर कराती है इन द सेंस, जो कट ऑफ के बहुत क्लोज रहते हैं और रह जाते हैं 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इस चीजें पे और वर्क कर लेंगे, रिविजन को और अच्छे से कर लेंगे, जो चीजें भूल जाते हैं उस पर और अच्छे से काम कर लेंगे, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये वर्क करता है, जो मैंने सीखा आपको बता रहा हूँ। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, 40 दिन रह गए हैं, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो एक थॉट बस मैं दूंगा। देखो, आपने लाइफ में बहुत मेहनत की होगी, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन ये टाइम सबसे अलग है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही क्रूशियल है, ये आपका कैरियर, आपका लाइफ, मतलब डिसाइडिंग क्या कहना है, बट बहुत ही क्रूशियल है उसके लिए। तो जैसे मैं विराट कोहली की बात करूंगा कि देखो यार, विराट कोहली ना बहुत बहुत सारे रिकॉर्ड है विराट कोहली के पास, बहुत सारे इनिंग, बहुत अच्छे अच्छे मैच जिताए हैं विराट कोहली ने। अगर आप सोचो, विराट कोहली ये जो 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल था T20 का, अगर वो इनिंग नहीं विराट कोहली खेलता, वो मैन ऑफ द मैच नहीं होता, तो क्रिटिसाइज करने वाले ना यार बहुत लोग होते हैं। या विराट कोहली ने मतलब मतलब बहुत सारे मैच जिताए यार, लेकिन वर्ल्ड कप तो नहीं जिताया। अब है ना, ये क्रिटिसिज्म बहुत आता। और विराट कोहली को भी खुद लगता है यार, उनको भी खुद लगता है कि यार इतना बड़ा मैच था, मुझे अगर ये मैच में जिताऊं तो मैं मतलब मैं मुझे लगे वर्थ, मैंने कुछ मतलब सच में मतलब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और वो कंट्री के लिए जो बहुत ही सिग्निफिकेंट वाला अचीवमेंट है वो मैंने दिया है। तो वो वैसे ये टाइम आपके लिए, अगर आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है, लेकिन आप इस टाइम में आप अगर चुक गए, तो यार आप
प्रीलिम्स रह गया तो यार वो ना फिर पूरा बेकार हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो ये टाइम वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूंगा आप पूरा इसको अच्छे से टाइम दो, जो भी प्रॉब्लम है जो डाउट है आप पूछो, ठीक है, मैं बता दूंगा। बाकी आपके क्वेरीज हैं तो आप अभी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं क्वेरीज ले लेता हूँ आप लोगों से। हेलो सर। हाँ हेलो, बताइए। यस सर। सर एक्चुअली मैं इस टाइम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दे रही हूँ, बट सर मेरे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो सर हमेशा लगता है कि घटना चक्र पढ़े, लेकिन मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, बट फाइनल रिवीजन उसका कर रही हूँ। तो कई बार लगता है लेफ्ट आउट फील होता है कि अभी स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छे से, कई बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी छूट जाती है। तो लगता है अभी ये पढ़ूंगी तो घटना चक्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर लगता है कि पता नहीं घटना चक्र से होगा भी कि नहीं होगा। तो सर इसका समझ नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए। देखो, मैं अभी एक चीज बताया, एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया था। आपको लगता है घटना चक्र आपने पढ़ा है अच्छे से, और आपको मतलब सब कुछ पढ़ा है फिर भी आपको नहीं हो रहा, तो आप पढ़े हुए जिसपे कॉन्फिडेंस सोर्सेज आप किसी को दो, बोलो 10-20 क्वेश्चन पूछो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ 20 में 20 सही हो जाएगा, यार ये बहुत ही ना नहीं, क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल जैसा है। लेकिन 20 में से अगर आप 12-13 ही सही बता पा रहे हो, अच्छे क्वेश्चन बता रहे हो, सिंपल क्वेश्चन नहीं, अच्छे क्वेश्चन 12-13 बता पा रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क है आपके, मतलब फिर आपके उस जो आपने पढ़ा है, जो तैयार किया है, तो आपको और अच्छे से रिवीजन और कवरेज करने की जरूरत है। ठीक है, अगर लेकिन आपके 20 में 17-18 कर ले रहे हो, 19 तक कर ले रहे हो, तो मतलब आपने बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, एक चीज ये है। दूसरी चीज आप क्या करो, मॉक देने के बाद ना, या प्रीवियस ईयर में जो अटेम्प्ट किए हो गए पेपर, तो आप एक टेबल है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, एक टेबल बनाओ, आप उसमें सब्जेक्ट्स लिखो। बहुत लोगों ने वो फॉलो भी किया है। उसमें आप देखो कि यार किसमें कितने अटेम्प्ट किए हो, कितने क्वेश्चन उसमें गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा आपका वीक एरिया कौन सा है। और उसमें अलग से छोटा सा लिखो किस तरह क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। आप उसको फिर से रिवाइज करो, सिर्फ उसी को रिवाइज करो, आप पूरा लेके मत बैठना, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा, और जो आप वीक एरिया है आप उसमें मतलब इम्प्रूव कर ले जाओगे। जी, नेक्स्ट। थैंक यू सर। और नेक्स्ट क्वेरी। यार किसी के डाउट है तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड आस्क, बट ध्यान रखना कि एक ही क्वेश्चन पूछो, है ना, क्योंकि काफी लोग हैं। सो अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, मैं एक सेशन सीसैट पे ले लूंगा, ठीक है, जिन लोगों का सीसैट रह जाता है, और एक सेशन में और ले लूंगा जो पूरा पेपर कवर करने पे होगा। ठीक है, पेपर कैसे मतलब पूरा करे, मतलब देखूंगा, और सेशन ले लूंगा, ताकि एक सेशन या तो ऐसा ले लूंगा कि आपका जो लास्ट के जो 25-30 डेज बचे होंगे, तो उसमें आप कैसे मतलब यूटिलाइज करो बेस्ट वे में। ठीक है, तो ये है। अच्छा, एक चीज और है, मैं बता दूं, जिन लोगों ने कवर ही नहीं किया है मतलब अच्छे से सोर्सेज, मैं उनके लिए बता दूं। आप क्या करो, मैं जो वर्किंग के लिए बताया है, अब ये वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो आप एक बार जाना, जो वर्किंग के लिए मैंने बताई चीजें वो आप कर लेना, जैसे पूर्वालोकन और लक्ष्मीकांत, ये सारी जो चीजें बताई हैं, बस आप उतना कर लेना, तो आप बहुत मतलब अच्छे से कर जाओगे। किसी और का क्वेरी है तो करते हैं, नहीं तो सेशन क्लोज करते हैं। हेलो सर। कांशी सर हाँ सर बताइए। 2 मिनट दे। नहीं सर नहीं, एक आप क्वेश्चन है। पूछो। सर जो घटना चक्र है सर, उसको कवर टू कवर करना है, या फिर मतलब किया है मैंने, बट कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, या कवर टू कवर अब दोबारा रिवीजन करना है? देखो, घटना चक्र ऐसा क्या है ना कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक, जो देखो यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो ऑलरेडी ज्यादा पेजेस में दिया हुआ है। हम्म। बहुत सिंपल सा है घटना चक्र का लॉजिक, कि वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका बुद्धिज्म वाला हो गया, वो ज्यादा पेजेस में दिया हुआ है।
तो आप जी ऐसा कुछ नहीं कि किसी बहुत ज्यादा फोकस करना है, कंपोज करना है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा आप उन जो ज्यादा फोकस करो, ज्यादा ध्यान दो, जो आपको चीजें भूल जाती हैं या टफ फैक्ट है। ठीक है। जी। और सर इकोनॉमिक्स के लिए घटना चक्र करना चाहिए, क्योंकि सर मैंने हाँ हाँ, किया नहीं है, बिल्कुल क्योंकि करो। नहीं नहीं, कर लो, इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं टाइम है तो पॉइंटर वाला आता है घटना चक्र का, वो कर लेना। किसी भी सब्जेक्ट का आपने अगर टाइम नहीं है तो पॉइंटर वाला कर लेना। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस, इनके आप पॉइंटर नहीं है, इनका कंप्रिहेंसिव पूरा वाला करना, पूरा वाला करना। जी ठीक। सर साइंस जो है वो लूसेंट से किया है। लुसेंट से कर लो, लेकिन आप पूर्वालोकन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जी हो जाएगा, ओके सर। अगर लुसेंट किया है तो पूर्वालोकन जल्दी हो जाएगा। जी जी ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। बताओ। सर मेरा ये डाउट है, जैसे जैसे सर एग्जाम आ रहा है, काफी जैसे फियर बढ़ रहा है, जैसे लगता है कि मतलब मोटिवेशन काफी डाउन, जैसे डर बहुत लग रहा है। पहले तो लगता था, अभी बहुत ज्यादा लग रहा है सर, जैसे होएगा ही नहीं, ऐसे फील होता है कभी। देखो यार, एग्जाम तो यार सबको डर लगता है, मतलब अब मैं एक बार अपनी सिचुएशन बताऊं कि अ, जब मेरा इस बार का प्रीलिम्स था, तो उसके पहले ही यूपीएससी, सॉरी यूबीपीसीएस 2022 का रिजल्ट आया था, लगभग 1.5 महीने पहले ही, अप्रैल महीने। अब 8 अप्रैल को आया था, एक महीने बाद फिर एक महीने 10 दिन, एक महीने एक हफ्ते बाद अब नेक्स्ट प्रीलिम्स आ गया, मेरा नहीं हुआ। और मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, मतलब बहुत डिमोटिवेशन था मुझे, समझने मैं कैसे फिर से स्टार्ट करूं। तो बड़ा मुश्किल था, एक महीना ही बचा था, एक महीने में रिविजन करना था मुझे। अब उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ गए, मेरी तबीयत खराब हुई थी। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, अब मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो यार, ये प्रॉब्लम है ना, इसको टैकल करना है बस। वही है कि आप अगर पूरे दिल से आप लगे हो, पूरा अपनी कोशिश करोगे ना, तो चीजें यार पता नहीं क्यों ना अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाती है, अपने आप सही जाने लगती है। तो आप बस अपने दिल से लगे रहो, अपनी पूरी मेहनत करो, और जो फियर को कोशिश करो कंट्रोल करने की। अब ये सोचो कि यार मैं अपना बेस्ट दूंगा, या जो होगा होगा, देखा जाएगा, बट मुझे जो करना है मैं अपने प्लान वे में करता रहूंगा। तो ये चीजों पे फोकस करना, और रिजल्ट यार जनरली फिर आ जाता है। अच्छा। ठीक है। हेलो। हम्म। बताओ। हेलो। गुड इवनिंग सर। सर बढ़िया। मेरा कुछ डाउट है। जब मार्च में पेपर होने वाला था, तो उसमें उस समय मेरी एक स्ट्रेटेजी थी कि जो पेपर है 30 इयर्स का यूपीसीएस का पीवाईक्यू प्लस 17 इयर्स आरओ एआरओ का पीवाईक्यू, वो मैंने सोचा था कि वही करके जाना है, और घटना चक्र और घटना सार, वो आई दृष्टि और घटना सार करंट के लिए करना है। तो मैंने वो किया हुआ था। अभी सर, अब जब पेपर पोस्टपोन हुआ, तो मैंने क्या किया कि जो घटना चक्र है, उसका सारा मैं घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने नोट्स बना ली, मतलब इवन एक्सप्लेनेशन में भी जो फैक्ट दिया है, उस सारे फैक्ट को मैंने नोट कर लिया, मतलब 100 पेज का वो पूरा नोट्स बना हुआ है। तो बन तो गया मेरा, अभी 4-5 दिन में मैंने इसको रिवाइज भी किया है एक बार। और मैंने उसका ज्योग्राफी का भी नोट्स घटना चक्र से बना लिया है। साइंस मेरा ठीक है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड साइंस की है। लेकिन सर मैंने इन्वायरमेंट और इन सब में अब डाउट ये लग रहा है कि एक बार तो मैंने पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया है, लेकिन इतने फैक्ट हैं वहां पे कि भूल जाता है। तो लग रहा है कि कहीं मैं ये गलत स्ट्रेटेजी नहीं कर रही हूँ कि घटना चक्र पढ़ रही हूँ और इसमें इतना टाइम दे रही हूँ। तो इसके लिए क्या करना आपने रहेगा क्या अगर? ये लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब बुक नहीं पढ़ी ये सर एनसीईआरटी? ये सर पूरा पढ़ा हुआ है मेरा, लेकिन क्या होता था कि देखो, पीछे। ये जो फैक्ट्स है ना, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं यही देखो, हमेशा यही मैंने सब लोग को यही बताया है, अपने चैनल पे भी, या जो भी मुझे पूछता है मैं यही बताता हूँ, घटना चक्र पूर्वालोकन के नोट्स बनाने हैं, बट उन्हीं फैक्ट्स के बनाने हैं जो आपको भूल जाते हैं। अगर आप सब बना लोगे ना यार, फिर वो मतलब वो जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो नहीं रह जाएगी फिर। तो आपको घटना चक्र के पूर्वालोकन के पूरे पूर्वालोकन बुक के नोट्स मत बनाओ। लेकिन आपने अगर बना लिए हैं, अभी भी टाइम है, आप उसमें से फिल्टर आउट करो जो आपको फैक्ट्स भूल जाते हैं। 20% ही फैक्ट्स होंगे जो आपको बार बार भूल जाते हैं, 20, 25 या 10%। ठीक है। उनको फिल्टर आउट कर लो आप, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, आपको अगर याद हो तो मैंने बोला है कि लास्ट के 3 दिन जो है ना, उन चीज को रिवाइज करो जो आपको एकदम भूलने वाली फैक्ट्स है। डिपेंड करता है, आप एक हफ्ता रख लो, 3 दिन रख लो, 5 दिन रख लो, 10 दिन रख लो, लेकिन पूरा पूर्वालोकन को नोट्स बनाकर रिवाइज करने का मुझे लॉजिक सही नहीं लगता है। तो फिर यार, वो जो नोट्स वही होने चाहिए जो आपको भूल जाते हैं। तो ही वो उसका मतलब वो फिर बहुत काम आता है, फिर वो चीज बहुत काम आती है, नहीं तो फिर वो यूजफुल नहीं रह जाता उतना। ठीक है। तो ठीक टाइम है, है। आप उसको फिल्टर आउट कर लो। ओके, थैंक यू सर। नीरज, नीरज यू कैन स्पीक। नीरज कुमार।
विजय आप बोलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे आपने बोला मैं थोड़ा लेट सेशन ज्वाइन किया, लेकिन आपने वो बोला कि जैसे आपने 1 मंथ रह गया था और आपको प्रीलिम्स का मतलब उसी बीच में करना था, तो आपने मतलब वो कैसे, जैसे स्टैटिक पोर्शन भी था, कंसेप्चुअल भी था, तो उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या थी मतलब सभी सब्जेक्ट्स को लेके कि यार ये करूंगा मेरा तो आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा? क्योंकि पहले तो आपने पढ़ रखा था, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन वो 1 मंथ में मतलब आपने वो कैसे किया कि यार मैं मतलब कैसे करूँ ज्योग्राफी में सपोज 17-18 चैप्टर, मतलब वो थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता दीजिए, क्योंकि वो मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, वो मेरा थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि 1 मंथ में इतने सारे मतलब सब्जेक्ट्स को मतलब रिवाइज करना, मतलब कैसे, मतलब कितने आवर्स आपने पुट ऑन किए, तो वो बता सकते हैं तो सही रहता सर। देखो, मेरा जो लास्ट का 1 मंथ था, मैं प्रीलिम्स के लिए वही पढ़ा था, क्योंकि ओके रिजल्ट आया नहीं हुआ, तो ठीक है। इसमें मैं वही स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, 2 बार रिवीजन कर रखा, मुझे दो बार रिवाइज करना है। ठीक है, चाहे कोई भी चीजें हो, मुझे 2 बार रिवाइज करनी है। जैसे मैंने बताया आपको, 22 दिन प्लस 5, 27 दिन प्लस 10 दिन, 37 दिन। ठीक है, तो 37 दिन आप लेके चलो, 30 दिन 37 दिन बहुत फर्क नहीं है। तो वो वही आप चीजें लेके चलो, 2 बार रिवीजन करना है। पहला रिवीजन आपको 20-22 दिन में करना है, फिर नेक्स्ट रिवीजन जो है 10 दिन में करना है। ठीक है, या 1 हफ्ते में करना है। जो 1 हफ्ते वाला ओके रिवीजन होगा आपको, मतलब आपकी इतनी अच्छी रिवीजन होनी चाहिए पहली वाली रिवीजन, कि वो चीजें आपको बहुत फटाफट होती जाएंगी। लेकिन उसमें आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपको जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और वो मैं 4 दिन का, मैं मेरा 4 दिन में आई दृष्टि वाला मैं कंप्लीट करने पे मेरा ध्यान रहता था। 4 दिन में मैं उसको पढ़ के इवन उसको रिवीजन भी कर लिया था। और मैं बता दूं कि जब आई दृष्टि आई थी, तो इंग्लिश मीडियम वाला मुझे पीडीएफ मिला था। ठीक है, ओके तो सर। मैं जहाँ रहता था, तो वो मुझे क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी वहाँ पे दूर दूर तक कहीं मिलती नहीं थी। तो मेरे पास कोई ओके सोर्स नहीं सर। था, तो मुझे कोरियर भी नहीं आता था। तो मैंने वो इंग्लिश वाला किया था, तो मेरे पास पीडीएफ में कर लिया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला हिंदी मीडियम वाला डिफरेंट कंटेंट है, और हिंदी मीडियम वाला मुझे कंटेंट अच्छा लगा। जब मैं दिल्ली में आया और मैं वो बुक लिया, तो मुझे हिंदी कंटेंट वाला ज्यादा अच्छा लगा। तो मैं सबको यही बोलूंगा, अगर आप कोशिश करना तो हिंदी मीडियम वाला जो आई दृष्टि वो करने की कोशिश करना। ठीक है, वो फिर मतलब मैं आपने दोबारा एक वो मंथ, किया। मतलब 1 मंथ आपने वो टाइम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी रखी थी कि मतलब मैं किसी बुक को खींचूंगा नहीं 10 दिन, मतलब आपने मतलब वो 1 मंथ मतलब वाइजली यूज किया होगा कि यार ठीक है 4 दिन मेरे को ज्योग्राफी खत्म करनी है, तो बस निपटाना है तो निपटाना है, मतलब आपका ऐसे रहा होगा तभी 1 मंथ ये में कर आपने सकते करा। हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो। हाँ, हेलो, बताओ। गुड इवनिंग सर। मैंने घटना चक्र का सर नोट्स बनाया है सर। मैं केवल उन्हीं कंटेंट का नोट्स बनाया है घटना चक्र से जो हमको लगता है या तो भूल जाएगा या तो सर नहीं बन रहे थे सर। तो सर इस समय पर उसको रिवीजन करना चाहिए या पूरी घटना चक्र से रिवीजन कर लूँ सर? प्लीज़ सजेस्ट देखो, करें। अभी पूरी घटना चक्र रिवीजन रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में एक बार रिवीजन करना है ना, उसमें सिर्फ वो चीजें करना जो भूल जाता है। ठीक है, लेकिन अभी एक बार पूरी घटना चक्र रिवाइजन रिवीजन करना जरूरी है, ढंग से बोलना। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ आप बताओ। बोलो बोलो। एम बोलो आप, उसके बाद सांची आप बोल लेना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भी रिवीजन चल रहा है और हमारे पास 40 डेज हैं, तो अभी कब तक हमें मॉक लगाना चाहिए? क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने लास्ट टाइम भी मॉक लगा लिए थे, बट मैं उनका प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाई थी। तो अभी सर, अभी कब तक मॉक लगाना है? मतलब आई रियली वांट टू नो दिस। देखो, मॉक जो अभी मैं बता रहा हूँ कि आप जब पहला रिवीजन करोगे ना, तभी तक मॉक लगाओ। जब आप सेकंड रिवीजन करोगे, जो 10 दिन का, 1 हफ्ते का या 12 दिन का, आपका जो भी होगा टाइम, उसमें मॉक छोड़ देना आप। ठीक है, तो अभी जो पहला रिवीजन लेके चलोगे, तो संडे टू संडे मॉक लेके चलो आप। 3 संडे मिल जाएंगे आपको, या 2 संडे जो भी मिलेंगे, तो आप 2-3 मॉक लगा लो। और जो मॉक लगाओगे उसको सीरियसली लगाना, बबल्स फिल करना, उसको एनालाइज करना, और अपने रिवीजन में उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये चीज। ओके सर, ओके। ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक सांची सांची आप बात कर लो। ठीक है।
कोई और है किसी का क्वेरी? ये आई थिंक सर ये मिस बंसल करके इनका डीएम आ रहा था। मिस बंसल आप बात कर लीजिए। नहीं सर। बताओ reading। सर मुझे ना पेपर अटेम्प्ट करने को लेके पूछना था। जैसे सर मैं मॉक लगा रही हूँ अभी, तो सर जो फर्स्ट रीडिंग में लगाती हूँ वो मेरी 1 आवर में कंप्लीट नहीं हो पाती है। लाइक 1 आवर 20 मिनट्स तो मेरी फर्स्ट रीडिंग में लग जाते हैं। और ठीक सर उसमें मेरे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं वो 80 to 85 ही हो रहे हैं। मैं 3-4 मूक लगा चुकी हूँ अभी, तो उसमें 80 to 85 ही होते हैं। और सर फिर मैं जैसे OMR फिल करती हूँ तो 11 बजे तक, मतलब टाइम जो होता है उसमें 11 बज जाते हैं। तो सर मेरे पास ओनली 30 मिनट्स बचते हैं। जो लास्ट 30 मिनट्स होते हैं सर वो बहुत पैनिक करते हैं। तो सर बिल्कुल, उसमें मैं मैं ये बोल सारा रहा था पेपर ही आपको। बिगाड़ देती हूँ। होता है क्या है ना कि हम टाइम जब कम बचता है ना, लास्ट में हम स्टार्टिंग ज्यादा टाइम दे देते हैं, तो लास्ट में जब टाइम कम बचता है तो पैनिक करते हैं, प्रेशर करते हैं, उसमें बहुत क्वेश्चन गलत होता है, कि वही सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, जी तो आपको प्रैक्टिस करना है ये मॉक में। आपको अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ानी है पहली चीज। अब जब स्टेटमेंट पढ़ते हो तो स्पीड बढ़ाओ। आप सोचते हो ना, पहली रीडिंग मत सोचो ना। आप जब पहला रीडिंग कर रहे हो तो आप ज्यादा टाइम मत दो किसी क्वेश्चन पे, वो आपके लिए सेकंड रीडिंग है उसके लिए। ठीक है, अगर लेकिन आपको पहले रीडिंग में इतना सोचने के बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर 80-85 क्वेश्चन कर रहे हो, तो या तो आप प्रिपरेशन शायद अच्छी नहीं होगी, या तो आप किसी क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा सोच सोच के आप आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो वो सोचने का टाइम कम करो। ये कहाँ से कम होगा? आपके मॉक से कम होगा। ठीक है, मॉक इसमें आप ये कर सकते हो कि एटलीस्ट 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर कर लो आप, 19 का 20 का जो भी आपको लगे कर लो। अब वो चीज इंप्लीमेंट करो। उसमें आपको हो सकता है करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं आए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो लेकिन उसको अटेम्प्ट करो आप, और उसको रिड्यूस करो टाइम को। ठीक है, आप यहाँ पे अगर मॉक में टाइम नहीं रिड्यूस किए तो एग्जाम में बहुत मुश्किल है आप टाइम रिड्यूस कर पाओगे। ये मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। ये चीज आप मॉक में कोशिश करो, आपका हो जाएगा वैसे। और सर जो लास्ट की 30 मिनट्स बचती हैं, जैसे उसमें 50-50 वाले अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ तो उसमें मैं ज्यादा सोचने लग जाती हूँ कि इसमें मैं A लगाऊं या C लगाऊं। तो 2 ऑप्शन मेरे पास होते हैं, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ पता ही नहीं है कि मतलब अब वो मान लो ये उसकी लिखा है, ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शन में कुछ लिखा ही नहीं, मान लो अब एकदम ब्लाइंड हो गया ना, वो तुम्हारे लिए एकदम यार एकदम ब्लाइंड है आपके लिए, कि उसमें आपको पता ही नहीं कि कौन सा सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे टाइम देना ही नहीं है। जहां पहले आप उन पे जाओ, ठीक है, जो आपको लगता है कि मतलब कंफ्यूजन है बट कर जाओगे, आपको लग रहा है नहीं यार ये सही होगा, तो उसको करो आप। जहाँ एकदम ही मतलब क्या कहते हैं कि लगता है कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, आप ब्लाइंड गेस करो, ए मार दो या सी मार दो, कोई भी मार दो। टाइम मत दो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और क्वेश्चन पे लगाओ। ठीक है, हेलो साक्षी सर। यू कैन स्पीक। सर मुझे ये पूछना था कि सर जो हम आपने फैक्ट्स के बारे में बताया, सर पूर्वालोकन करने के बाद जो हम मॉक लगा रहे हैं, तो सर उसमें कुछ बहुत रैंडम फैक्ट्स आ रहे हैं क्वेश्चंस में, जो सर जैसे ऑप्शंस पढ़ा है तो उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो पढ़ा हुआ है। तो सर ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो हमें मॉक से कलेक्ट कर लेने चाहिए, या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज से इस तरीके की चीजों को पढ़ लेना चाहिए एक बार? मॉक से देखो जो भी मिलता है एक्स्ट्रा फैक्ट वो जरूर कलेक्ट करो, वो डेली के काम आ जाता है वो। ठीक है, तो उसको कलेक्ट करो, उसको शॉर्ट नोट्स में उसको रिवाइज कर लेना। और बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हम, नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है कि हर कुछ सब कुछ हम कर लेते हैं एग्जाम में। और ऐसा स्पेशली एलपीएन मीडियम क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत सारे, जो नहीं होता एकदम इसमें। लॉजिकल गेसिंग करो। ठीक है, मतलब वो कुछ चीजें मैंने बताई है अभी, कुछ आप 1 से 50 वाले जो क्वेश्चन उसमें देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, तो वो यूज करो, सही से होगा वो। ठीक ओके सर, थैंक यू सर। दिनेश दिनेश यू कैन स्पीक। हेलो सर, नमस्ते। है, नमस्ते। हाँ सर, जैसे अभी बजट पेश हुआ था, बजट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो सर जैसे अभी अनुपूरक बजट पेश हुआ था अभी 30 जुलाई के आसपास, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे क्या सर? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल, बजट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर ये टॉपिक तो सर ने कवर कर दिया भाई सेशन में। बजट करने हैं, सर, सर बजट एक नहीं, बोलो। जी बजट से सर जो एक तो यूपी में बजट पेश हुआ था, अभी अनुपूरक बजट पेश हुआ ना 30 जुलाई को सर, हम्म, चुनाव के बाद। हाँ हाँ, ठीक है। तो सर उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे उससे? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्यों नहीं आएगी उससे संबंधित क्वेश्चन? मुझे एक चीज
सर कोई जैसे एक रीजन बजट को तो बोलो। ये अनुपूरक बजट है ना सर। देखो बजट एक जो पहले आया था आपका, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी ये फाइनल बजट है जो आपका आया अभी जुलाई में जो भी आया है, वो उससे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, कोई भी चीजें करंट में है वो आएंगी आएंगी, मतलब आएंगे आएंगे तो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। जी सर। वो आयु की सर दृष्टि है, वही यूपी पढ़ लेना हो जाएगा। जी जी मतलब जो थैंक यू सर। कुछ है। Anshu, Anshu, you can speak. Anshu Tripathi. अंशु ट्राई करिए बोलने का। चलो अगर किसी का कोई सर और क्वेश्चन होगा तो एक कमेंट कर देना, ठीक है, मैं जी उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हेलो काफी सर। टाइम बताओ। सर जे कह रहे जैसे एग्जाम 24 अक्टूबर को है, तो सर जैसे एक दिन पहले क्या सावधानी बरतें कि एग्जाम अच्छा चले। एग्जाम कब है पहले मुझे ये बताओ। 27 अक्टूबर। ठीक है, एक दिन पहले देखो हेलो 7 से 8 घंटे की नींद लेके जाना, ठीक है, और एक दिन पहले स्ट्रेस मत लेना। ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट लगता है वो पढ़ लेना, और जो मैं शॉर्ट नोट्स बताया था आप बनाए हो, जो आपको भूल जाता है उसको करके जाना, और करंट अफेयर्स जो आप आय दृष्टि वाली वो कर लेना, मतलब वो कर लेना इन द सेंस उसको एक फाइनल टच दे देना। ठीक है, उसमें जो चीज बोलती होंगी तो यही चीज करना है। खाने पीने का टाइम से खाना पीना। हाँ सेंटर कहीं और है, एक दिन पहले सुबह पहुंच जाना वहां पर, उस दिन वहां पे सुबह पहुंच जाना दोपहर पहुंच जाना जैसे, लेकिन टाइम से पहुंच जाना, रुको, खाना ठीक से खाना। और अगले दिन सुबह जाते हो मैं ये सजेस्ट करूंगा फ्रूट्स लेना, ठीक है, और कोई जैसे तली हुई चीजें मत खाना, समोसा पूरी ये सब चीजें मत खाना। जूस लेना, ठीक है, फ्रूट्स लेना, या बिस्किट लेना, या कुछ हल्की चीज खाने के जाना। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं कि तुम्हें भूख लगेगा एग्जाम में, कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब GS1 का पहला पेपर दे दिया और दूसरा तो मतलब सीसेट निकाले जाओगे, टेंशन मत हेलो लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये है कि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और जो है मॉक टेस्ट और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उस सबके नोट्स बन गए हैं मेरे, तो वो डेली डेली रिवाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए बताइए कुछ। डेली डेली को टाइम फिक्स कर लो ना। अभी दो चीज कोई फ्रेश चीजें पढ़नी है तो उसका टाइम फिक्स कर लो। मैं 6 घंटे फ्रेश चीजें पढ़ूंगा या 8 घंटे फ्रेश चीजें पढ़ूंगा, 4 घंटे रात का या दोपहर का, 2 घंटे सुबह में या 2 घंटे रात में उसको रिविजन करूंगा। तो फिक्स कर लो उस अच्छा टाइम, जो उसी चीज को उठा के बैठो। जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका जो है मतलब प्रॉपर एनालिसिस अगर कर रहे हैं, उसकी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जा रहा है। आप मॉक टेस्ट 2 घंटे दे तो अगले 1 घंटे में आपका आंसर देखो, एनालिसिस करो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ 1 घंटे में। उसमें आप 2 लाइन लिखो या 2 पेज लिखो, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। 1 घंटे सर बहुत है। 7-8 घंटे लग जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने ये नहीं में। करना है, ये नहीं करना है, फिर आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दिए, देखो मैं बता रहा हूँ टाइम वैसे बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं ये लास्ट क्वेरी ले रहा हूँ। इसके बाद जिसकी भी क्वेरी होगी मेरे चैनल पे कमेंट कर देना आप, मैं रिप्लाई कर देता हूँ वैसे। लेकिन देखो आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप एक नजर में देखो पहले कौन से क्वेश्चंस आपके सही हुए, आपको ये समझ आ जाएगी कि आपकी तैयारी हाँ ठीक है, इन चीजों पे आपकी पकड़ है, ऐसे क्वेश्चन आप कर ले रहे हो। फिर एक नजर में बहुत कम टाइम देना, फिर क्वेश्चन को उठाओ, जो क्वेश्चन आपको गलत हुए हैं उसमें से उन क्वेश्चन को लो जो आपको पढ़े हुए गलत हुए या इजी क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, अब उनके नोट्स मत बनाना। अब ये मत नोट्स बनाना कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था उसके नोट्स बना रहे हो। आप उनके नोट्स बना जो आपके सोर्सेज में, बुक में, पूर्वालोकन में रहे ही नहीं है, उसके नोट्स बना लो। ठीक है, और यार उसमें मैं कह रहा हूँ कि उसमें भी नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं, मैंने तो नहीं बनाया ना, बहुत लोगों ने नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं नोट्स बनाने की, इतना मतलब नहीं कि हाँ, लेकिन आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लगता है कि ये युद्ध इस ईयर में हुआ तो ये जनरली क्वेश्चन फंस जाता है। तो ऐसे जो नोट्स बनाओ जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही डिटेल फैक्ट है, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, या आपने जो ऑलरेडी नोट्स में बुक में पढ़े हुए हैं उसके नोट्स मत बनाओ। ठीक है,
उन्हीं चीजों को बनाओ जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, आप ये, और उसको बहुत थॉट में बनाओ, ये लाइन 2 लाइन मत लिखो आप, ठीक। ओके, थैंक यू सर। चलो मैं अभी इसको अपने साइड से क्लोज करता हूँ। बाकी किसी की क्वेरी होगा आप टेंशन मत लो, आप कभी भी आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और टाइम बहुत क्रूशियल है, अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अन्ना क्लोज करें क्या? जी सर ठीक है। क्लोज कर देते हैं, मैं एंड कर दूंगा एंड यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा सर सेशन। हाँ, इसको शेयर कर देना, देख लेंगे वापस लोग। जी ठीक है, आप लोगों को कोई टेंशन मत लेना, कोई क्वेरी होगा आप पूछ लेना, मैं फिर सेशन ले लूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।